भूकंप क्या होता है इसको समझते हैं। देखो भूकंप का मतलब होता है, इसको अगर वर्ड को तोड़ेंगे तो भू जोड़ कंप। भू का मतलब पृथ्वी और कंप का मतलब कांपना। तो भूकंप का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी का कांपना, पृथ्वी का कांपना भूकंप। तो भूकंप आता कैसे है जी? भूकंप पृथ्वी के आंतरिक बलों से आती है। धरती के अंदर के शक्ति की वजह से हमारे धरती पर क्या आता है? भूकंप। अब अंदर का शक्ति क्या है? ये जो मेग्मा ऊपर की तरफ उठ रही है, ये जो मेग्मा ऊपर की तरफ उठ रहा है वही क्या है? अंदर का शक्ति। जमीन के अंदर अगर देखेंगे तो हम आपको बताए थे कि आप अगर 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर अंदर चले जाओगे तो आपको ये चीजें जो है पिघला हुआ दिखेगा, पिघला हुआ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं मेग्मा। क्या कहते हैं? मेग्मा। यही मेग्मा जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो मेग्मा किधर उठता है? ऊपर की तरफ। किधर उठता है? ऊपर की तरफ। और यही उठता हुआ मेग्मा धरती में नीचे से धक्का देता है, और जब धक्का देता है तो धरती हिलने लगती है, और वही जो धरती हिल रही है, कांप रही है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? भूकंप। क्या कहेंगे? भूकंप। तो क्लियर है भूकंप का मतलब क्या है? भूकंप का मतलब हमारे पृथ्वी का कांपना, हमारे पृथ्वी का कांपना। और वो पृथ्वी कैसे कांपेगी? अंदरूनी शक्ति के वजह से। अंदरूनी मतलब आंतरिक शक्ति के वजह से। और आंतरिक शक्ति क्या है? मैग्मा। हाँ, ये जो अंदर से मैग्मा ऊपर की तरफ उठ रही है, इसी के वजह से ये जमीन क्या होगा? ये जमीन कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। तो ये प्लेट ही तो बन गया ना। कुछ प्लेट इधर जा रहा है, कुछ प्लेट इधर जा रहा है। और वहीं इधर देखो, जब यहां से मैग्मा ऊपर की तरफ उठेगी तो इधर से भी जमीन इधर जाएगा और इधर जाएगा। कहीं ऐसा भी तो जगह आपको दिख रहा है जहां पर दोनों तरफ से जमीन आके टकरा रहा है, और कहीं ऐसा भी जगह दिख रहा है जहां पर जमीन दोनों तरफ दूर जा रहा है। ये बीच वाला जगह जहां दूर जाएगा वहां क्या पड़ेगा? दरार। और जहां आके टकराएगा वहां क्या बनेगा? पर्वत। क्या बनेगा? पर्वत। तो चाहे दरार बने या पर्वत बने, दोनों सिचुएशन में क्या होने वाला है? भूकंप। क्या होगा? भूकंप। तो ये प्लेटें मूव कैसे करती है? ये जिस जमीन पर हम लोग खड़े हैं इसको बोलते हैं प्लेट। ये प्लेट गति कैसे करती है? मेग्मा के ऊपर उठने से क्या करती है? गति। मेग्मा के घर्षण से ही जमीन में क्या आता है? गति। नहीं तो ऐसे तो गति आ नहीं सकता है ना। तो गति आने का ये कारण है। बस समझ में आया? अब आगे देखो, प्लेटें दो तरह की हो गई, एक बोलते हैं अपसारी और एक को क्या बोलते हैं? अभिसारी। जो एक दूसरे के पास आ रहा है इसे हम लोग क्या कहेंगे? अपसारी। जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आती है क्या बनता है? मोड़दार पर्वत। और जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो क्या बनता है? दरार। क्या बनता है? दरार। भूकंप को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? सिस्मोग्राफ। किस यंत्र का इस्तेमाल? सिस्मोग्राफ। अच्छा, सिस्मोग्राफ कैसा यंत्र है? एक रोलर टाइप का यंत्र है, एक रोलर टाइप का यंत्र है, और इसके ऊपर में धागा में एक पेंडुलम जैसा लटका हुआ नीचे पेन रहता है, और इस रोलर में क्या लिपटा हुआ रहता है? कागज। जब धरती हिलती है तो ये पेन भी क्या करता है? मूव करता है, और इस रोलर में क्या होता है? इस तरह करके लाइन खींचता है। अगर ये लाइन ज्यादा लंबा खींच रहा है मतलब भूकंप ज्यादा आया, अगर ये लाइन कम खींच रहा है इसका मतलब भूकंप क्या आया? कम आया। तो ये कितना लंबा खींचा नहीं खींचा इसको मापने के लिए हम लोग जिस स्केल का इस्तेमाल करते हैं उस स्केल का क्या नाम है? रिक्टर स्केल। यानी कि रिक्टर स्केल से हम लोग क्या करते हैं? इस भूकंप की तीव्रता मापते हैं। भूकंप कितना आया? ज्यादा आया कि कम आया? ज्यादा आया कि कम आया? रिक्टर स्केल में मान कितना से कितना तक रहता है? 1 से 10 तक। लेकिन वहीं अगर रिक्टर स्केल में मान 5 से ज्यादा हो जाए, ये 0.5 नहीं है ना, 5 से ज्यादा हो जाए, 5+ हो जाए रिक्टर स्केल में, इसका मतलब भूकंप बहुत ज्यादा क्या है? घातक है। घातक मतलब नुकसान पहुंचाएगा। क्या पहुंचाएगा? नुकसान। 9.1 सुमात्रा। ठीक है, देखो यहां पर देखो। अब आप लोग, हम लोग देखते हैं कि अब फोकस और एपिसेंटर क्या होता है? फोकस का मतलब वह जगह जहां से भूकंप की क्या होती है? उत्पत्ति। जहां से भूकंप आ रहा है, कौन से जगह? ये जगह। जिस जगह से भूकंप आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? फोकस। क्या कहेंगे? हिंदी में से क्या कहते हैं? उद्गम। क्या कहते हैं? उद्गम। अब जब भूकंप आएगा तो उसकी लहर आएगी,
पानी में आप पत्थर फेंक देते तो उसका वेव आता है कि नहीं आता है? उसका वेव, जिस जगह से भूकंप आएगा उसको क्या बोलेंगे? फोकस। और इसका वेव धरती में जहां पर लंबवत टकराएगा, धरती में जहां पर इसकी तरंगे लंबवत टकराएगी, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिसेंटर। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। क्या कहेंगे? अधिकेंद्र। तो अधिकेंद्र क्या है? वह स्थान है जहां पर भूकंप की तरंगे जो है क्या होती है? लंबवत टकराती है। वह स्थान जहां पर भूकंप की तरंगे लंबवत टकराती है, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। और जहां से भूकंप का जन्म होता है वह क्षेत्र क्या कहलाता है? फोकस, हाइपोसेंटर, या इसको क्या बोलते हैं? उद्गम। क्या कहते हैं? उद्गम। ठीक है, हम लोग अब देखने वाले हैं भूकंप तरंगे क्या होती है। देखो, सबसे पहले भूकंप तो आप समझ लिए कि क्या होता है। तरंग समझो क्या होता है। तरंग का मतलब होता है लहर। जैसे तालाब में आप पत्थर फेंक देंगे तो लहर आता है कि नहीं आता है? गोल गोल करके लहर आता है, पूरा किनारे तक फैल जाता है लहर, वही क्या है? लहर। उसी तरह का भूकंप का लहर आता है। भूकंप तरंगे दो टाइप की होती है। एक होती है आंतरिक। आंतरिक का मतलब क्या होता है? जरा ध्यान से सुनो। अगर हम कहेंगे ये हमारी पृथ्वी है और यहां से भूकंप की उत्पत्ति हुई है, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है? फोकस, उद्गम। क्या बोलते हैं? उद्गम। यहां से भूकंप की उत्पत्ति हुई, ये हमारा फोकस है। अब यहां से तरंगे क्या हो सकती है? दो तरफ जा सकती है। एक अंदरे अंदरे जाएगा पूरा नीचे तक, जाएगा नहीं जाएगा? अंदरे अंदरे पूरा नीचे तक जाएगा। और एक कैसे जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। यही होगा। जो तरंगे नीचे तक चल गया, धरती के नीचे चला गया, यहां से भूकंप को उत्पत्ति हुआ, जो तरंग नीचे चल गया उसको क्या बोलेंगे? आंतरिक। क्या बोलेंगे? और जो नीचे नहीं गया, ऊपर आ गया, उसको क्या बोलेंगे? सतही। क्या बोलेंगे? सतही। तो भूकंप तरंगे कितने टाइप के? दो टाइप के। एक आंतरिक जो किधर चल जाता है? उद्गम से नीचे। और एक सतही जो उद्गम से किधर आ जाता है? ऊपर। तो नीचे जाने वाला आंतरिक, ऊपर आने वाला सतही। बात क्लियर है? जो तरंगे नीचे जाती है वो दो टाइप की होती है। एक होता है प्राथमिक तरंग जिसको बोलते हैं प्राइमरी वेव, एक होता है सेकेंडरी वेव जिसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक तरंग। तो एक प्राथमिक और एक द्वितीयक, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। आपको बताएंगे कि जैसे हमारे उद्गम से जो धरती के बीचों बीच से जो तरंगे आ रही है ना, ये वाला सीधा वाला, इसका नाम है पी, यानी ये है प्राथमिक। क्या है? प्राथमिक। और जो थोड़ा मुड़ के आ रहा है, तिरछा से आ रहा है, ये जो हम खींचे हैं, इसका नाम है एस। क्या नाम है? एस। इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक। क्या बोलते हैं? ये क्यों मुड़ गया, नहीं मुड़ गया, इसके पीछे का भी कहानी हम लोग देखेंगे। आया समझ में? फिलहाल देखो, धरती के अंदर जो तरंगे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक। आंतरिक तरंगे कितनी होती है? दो। एक होती है प्राथमिक और एक होती है द्वितीयक। प्राथमिक जो एकदम सीधे सीधे आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक। और जो बेंड करके आ रहा है, मुड़ के आ रहा है, उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक। ठीक है। प्राथमिक तरंगों को बोला जाता है अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है? आप स्प्रिंग वाला चूड़ी टाइप का देखे होगे, चूड़ी स्प्रिंग है ना, उसको जब आप ऐसे करके नीचे करोगे और ऊपर उठाओगे तो पता है कैसे जाएगा? वो धीरे 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 ऊपर की तरफ आता है ना, ऐसे बीच बीच में मूव होता है ऐसे करके। तो अगर कोई तरंगे इस हिसाब से जा रही है, जैसे जा रहा है सीधा, ऐसे जा रहा है, आगे पीछे होके जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं अनुदैर्घ्य। क्या बोलते हैं? अनुदैर्घ्य का मतलब अगर कोई तरंग ऐसे जा रहा है, कैसे? आगे पीछे करके, तो क्या कहलाएगा? अनुदैर्घ्य। क्या कहलाएगा? आगे पीछे करके जाएगा तो क्या मुड़ेगा? आगे इधर उधर जाएगा? नहीं। आप सोचो कि कोई तरंग ऐसे जा रहा है, आगे पीछे, तो क्या इसमें बेंड दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अगर कोई तरंग ऐसे जाएगा, इधर जा रहा, आगे जा रहा, ऐसे जा रहा, ऐसे करके सांप जैसा चल रहा है, तो उसमें बेंड दिखाई देगा कि नहीं देगा? देगा। यानी अनुदैर्घ्य तरंगे कैसे चलती है? सीधी। कैसे चलती है? सीधी। बट मुड़ के कौन चलता है? अनुप्रस्थ तरंग। मुड़ के कौन चलता है? अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य कैसे चलती है? सीधी। और मुड़ के कौन चलता है? अनुप्रस्थ। तो अगर आपसे पूछा जाए जो प्राइमरी तरंगे हैं, जो प्राइमरी वेव है, वो कैसे होती है? अनुदैर्घ्य होती है। अनुदैर्घ्य का मतलब वो तरंगे कैसे चलती है? वो आगे पीछे जाती है, आगे पीछे जाती है, आगे पीछे जाती है, इसलिए हमें कैसी दिखती है? सीधी। बट ये अनुप्रस्थ तरंग जो है वो इस हिसाब से नहीं चलती है, वो ऊपर नीचे करके चलेगी ऐसे करके, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ। क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ। आया समझ में?
चलो, अब जो प्राइमरी वेव होता है वो कहां कहां जा सकती है? प्राइमरी वेव कोई भी मैटर में जा सकता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। ठोस, तरल, गैस, तीनों माध्यम से गुजरकर कौन जा सकता है? प्राथमिक तरंगे। कौन सी तरंगे? प्राथमिक, ठोस, तरल, गैस, तीनों से जा सकता है। अच्छा जी, अब सबसे तेज कौन होता है? प्राथमिक। इस प्राथमिक तरंगों की गति कितनी होती है? 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर। ये नुकसान नहीं पहुंचाता। नुकसान कौन पहुंचाएगा? जो पूरा ऐसे करके हिला देगा, है ना। जैसे मान लो कि अब गाड़ी पर बैठे हो, गाड़ी ने ब्रेक लगाया, आगे गए, एकदम झुक गए, फिर जैसे ही गाड़ी चलना शुरू किया फिर एकदम आराम से ऐसे करके बैठ गए, आया समझ में? तो चल ठीक है, आगे पता है कि जाएंगे, ऐसे किए, चोट टूट ज्यादा नहीं लगा। लेकिन अगर मान लो गाड़ी ऐसे ऐसे कर दिया एकदम, है ना, कोई धक्का दे रहा है इधर उधर से, तो नुकसान पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? कभी इधर चोट लगेगा, कभी बगल वाला से चोट लगेगा, समझे कि नहीं? तो जो तरंगे टेढ़ा बेका जाता है वो क्या करता है? ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो द्वितीयक तरंगे कैसी होती है? अनुप्रस्थ। कैसे होती है? अद्वितीयक तरंगे सिर्फ किससे होके जा सकती है? सॉलिड से। किससे? इसकी गति प्राथमिक से क्या होती है? कम। द्वितीयक का गति कितना होता है? 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड। बात समझ में आया? द्वितीयक का गति 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्राथमिक का गति 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कहीं कहीं पर 8 से 16 लिखा हुआ दिख जाएगा। 8 से 16 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सतही तरंगे। सतही तरंगे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि अंदर थोड़ी गया, ये धरती पर आ गया। जो तरंगे धरती पर आ जाएगी सबसे ज्यादा क्या पहुंचाएगी? नुकसान। एल वेव सबसे ज्यादा क्या पहुंचाता है? नुकसान, है ना। अच्छा, इसको आपने कहा कि प्राइमरी वेव है, इसको कहा कि सेकेंडरी वेव है, और ये क्या है? लैंड वेव। एल वेव को और एक वेव के नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है लव वेव। नहीं, मजाक नहीं, सच में, ठीक है, इसका नाम है ना, लव वेव। लव सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो वो है लव वेव, समझे। अरे कैसे चलता है लव वेव? एल वेव कैसे चलता है? प्राइमरी कैसे चल रहा था? आगे पीछे करके जा रहा था। सेकेंडरी कैसे चल रहा था? ऐसे ऐसे करके जा रहा था। अब ई कैसे चलता है? ई, हाँ, ई चलता तो ऐसे है सेकेंडरी का जैसा, लेकिन ये आगे पीछे भी होता है। सोचो कि तुम गाड़ी में बैठो, ऐसे ऐसे भी हो रहा, ऐसे ऐसे भी हो रहा, माथा ही फूट जाएगा, कंधा भी टूट जाएगा, है कि नहीं? दोनों तरफ से नुकसान पहुंचेगा। तो ये दोनों तरीका से चलता है ना। तो एक्चुअल में ये है अनुप्रस्थ, लेकिन ये आगे पीछे भी होता है। तो कितना खतरनाक हो गया ये। एल वेव सबसे ज्यादा क्या होता है? डेंजर, सबसे ज्यादा डेंजर। इसकी गति कितनी होती है? 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड। सबसे कम गति किसकी होती है? एल वेव। सबसे ज्यादा गति प्राइमरी वेव। अच्छा, एल वेव सिर्फ ठोस से होके जा सकता है। ठोस किससे होके जा सकता है? ठोस यानी कि सॉलिड। क्लियर है? धरती पर जो आ गया सो सतही। हाँ, क्योंकि ये दोनों तो नुकसान पहुंचाएगा नहीं, इन दोनों आते आते मर जाएगा, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उसका वेव का ताकत खत्म हो जाएगा, समझे। अब हम लोग देखते हैं भूकंपीय तरंगे हमारी धरती के अंदर जाती है और बाहर आती है, तो वो किस तरह करके मूव करती है। ध्यान से देखो, अगर आप कहेंगे कि ये आपका फोकस है, आपको बताए थे ना धरती के अंदर में क्या है? फोकस है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होगी। तो जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? फोकस। अब फोकस से जो तरंगे ऊपर की तरफ जा रही है, वो जिस जगह में टकराएगी उसको क्या बोले थे? एपिसेंटर। क्या बोले थे? एपिसेंटर। ये जो तरंगे जा रही है फोकस से एपिसेंटर का तरफ, इसको हम लोग कौन सा वेव बोलेंगे? एल वेव। कौन सा वेव बोलेंगे? एल वेव, ठीक है। अब इस फोकस से जो बीच से सीधा आ रही है तरंग, इसको क्या बोलेंगे? पी वेव। क्या बोलेंगे? पी वेव। लेकिन थोड़ा सा रुको, आपको बता दें ये पी वेव एकदम सीधा नहीं आती है। तो कैसे आती है? पी वेव जो है ना, जैसे माध्यम बदलता है पी वेव मुड़ जाती है। जैसे ये ठोस है, ठोस से अब ये कौन सा भाग है? तरल। पी वेव ठोस से तो ठीक सीधा आ रही थी, लेकिन जैसे इसको तरल मिल गया, पी वेव क्या हो गई? मुड़ गई। क्या हो गई? मुड़ गई। फिर ये क्या मिल गया इसको? ठोस मिल गया, फिर पी वेव क्या हो गई? मुड़ गई। क्या हो गई? मुड़ गई। फिर इसको क्या मिल गया? तरल।
फिर पी वेव क्या हो गई, मुड़ गई, क्या हो गई, मुड़ गई। अब फिर इसको क्या मिल गया, ये ठोस वाला भाग, तो फिर पी वेव क्या हो गई, मुड़ गई। इस तरह से यानी कि जो पी वेव होती है वो क्या होती है, वो माध्यम के बदलने से, माध्यम के बदलने से क्या हो जाती है, बदल जाती है। माध्यम के बदलने से क्या हो जाती है, बदल जाती है, मुड़ जाती है। तो माध्यम बदलने से क्या होता है, माध्यम परिवर्तन से क्या होता है, पी वेव क्या होती है, मुड़ती है। क्या होती है, मुड़ती है। माध्यम परिवर्तन से पी वेव क्या होती है, मुड़ती है। ठोस से तरल, देखो पी वेव बेंड कर गया, तरल से ठोस पी वेव फिर बेंड कर गया, ठोस से तरल फिर पी वेव क्या कर गया, बेंड कर गया, और तरल से फिर ठोस पी वेव क्या कर गया, बेंड कर गया। तो इस तरह करके पी वेव चलती है, यानी कि पी वेव माध्यम बदलने से बदलती है, माध्यम बदलने से बदलती है। बात क्लियर हो रहा है। अब देखो इस फोकस से क्या आ रहा है, ये एस वेव, क्या आ रहा है, एस वेव। एस वेव कैसे चलता आपको बताए थे ना, ये हम लाइन सीधा खींचे हैं, लेकिन एक्चुअल में एस वेव कैसे चलेगा, ऐसे ही चलेगा, बताए थे, बेंड होके चलता है एस वेव। तो ये एस वेव है, कौन सा वेव है, एस वेव, ठीक है। अब देखो क्या इस वाले पार्ट्स में, यानी यहां से लेकर यहां तक में क्या कभी भी एस वेव आ सकता है, सोच के देखो, कभी एस वेव नहीं आ सकता। तो इस वाले रीजन को क्या बोलेंगे, एस नहीं आ सकता, तो ये एस छाया प्रदेश, क्या है, एस छाया प्रदेश। अब इसको और समझो, एस छाया प्रदेश में हम यहां पर लिखे 105 डिग्री, तो 105 डिग्री कैसे आया, जैसे बीच में ये केंद्र है, बीच में क्या है, केंद्र, और यहां पर ये लाइन खींच दो ऐसे करके। तो हमको बताओ, अगर हम इस बीच से देखेंगे तो यहां कितना डिग्री का कोण बना, 90, कितना, 90। अब नीचे आएंगे तो 90 से और बढ़ जाएगा, हो सकता है यहां पर 100 हो जाए, नहीं, कोण बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कोण बढ़ गया, और यहां तक पहुंचे तो कितना हो गया, 105। तो इन दोनों जगहों में कितना डिग्री का कोण बनेगा, यहां पर 105, 105। तो आप कहिएगा 105 से लेकर 105 डिग्री कोण के बीच का क्षेत्र कौन सा है, एस छाया प्रदेश। इसमें एस वेव नहीं आ सकता, एस वेव नहीं आ सकता। आपको दिक्कत हो सकता है इसके बेंड में हो रहा होगा, है ना। हमने आपको क्या बताया, फोकस से जब पी वेव चलती है तो ठीक सीधा चलती है, लेकिन जैसे ही माध्यम बदला पी वेव क्या होने शुरू कर दी, मुड़ना। जहां जहां माध्यम बदलेगा, ठोस से तरल पी वेव मुड़ा, तरल से ठोस पी वेव मुड़ा, ठोस से तरल पी वेव क्या हो गया, मुड़ गया, फिर तरल से ठोस पी वेव क्या हो गया, मुड़ गया। बस समझ में आया। कोई बोलेगा ऐसा ही मुड़ेगा का, इधर नहीं मुड़ सकता है, उधर भी मुड़ सकता है ना। ठोस तरल पी वेव ऐसे मुड़ा, है ना, ठीक जैसे मुड़ा था उसका उल्टा मुड़ गया, ऐसे करके। बस समझ में आया। इधर से भी मुड़ सकता है, इधर से भी मुड़ सकता है। अब जरा देखो, ये जो मुड़ रहा है ना, यहां तो 105 डिग्री का कोण बना, लेकिन यहां कितना डिग्री का कोण बनता है, यहां बनता है 145 डिग्री का कोण, यहां पर बनता है 145 डिग्री का कोण। बातों को अच्छा से समझो, पी वेव जो है मुड़ेगी तो लास्ट कितना डिग्री के कोण तक में मुड़ेगी, 145 डिग्री, और इधर भी कितना मुड़ेगी, 145 डिग्री। यानी 145 डिग्री के अंदर में पी वेव आ सकता है ना, बट 105 से 145 डिग्री के अंदर में पी वेव नहीं आ सकता। तो ये छाया प्रदेश हो जाएगा 105 से लेकर 145 तक। और ये किसके लिए छाया प्रदेश हो जाएगा, ये पी के लिए भी है और एस के लिए भी। ये वाला प्रदेश में ना पी आ सकता है ना एस, इस वाला प्रदेश में ना पी आ सकता है ना एस। और सिर्फ एस का बात करेंगे तो एस तो यहां से लेकर यहां तक में भी नहीं आ सकता, 105 से लेकर 105 तक में भी एस नहीं आ सकता। तो एस के लिए छाया प्रदेश कितना हो जाएगा, 105 से लेकर 105, 105 से लेकर 105 किसके लिए, एस के लिए। लेकिन पी के लिए कितना हो जाएगा, 105 से 145, 105 से 145। अब बताओ क्या इन दोनों 145 के बीच में पी वेव आ सकता है, तो आप कहिएगा एकदम आ सकता है, नहीं आ सकता है। ये मुड़ेगा, हल्का मुड़ा आ गया और हल्का मुड़ा आ जाएगा। 145 से 145 के बीच में पी वेव आ सकता है, लेकिन दोनों कहां नहीं आ सकता है, 105 से 145 का बीच में, 105 से 145 के बीच में। बात समझ में आया। तो ये वाला जो जगह है ना, ये पी के लिए भी छाया प्रदेश है और एस के लिए भी क्या है,
छाया प्रदेश। एस के लिए भी क्या है? छाया प्रदेश। ठीक है।